मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लाइन टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लाइन की बेसिकली 7 वीडियोस मैंने बनाई है और मैंने कुछ आर्टिकल्स भी करवाए थे उसके अंदर। अगर आपने आर्टिकल नहीं करने ना करना, स्किप करके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना, मीन्स फार्मूला समझ लेना। आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मैं आपको बता चुका था 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है और मैं इसके अंदर से आपको लाइन करवा चुका हूं। आज मैं सेकंड पार्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का प्लेन शुरू कर रहा हूं। प्लेन पार्ट 1 चलेगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आप काइंडली इसका इंडेक्स बना लो। सो स्टूडेंट्स, मैंने इंडेक्स लिखा है प्लेन का। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन टॉपिक, बेसिकली इसको पूरा करने में तकरीबन 8 to 9 पार्ट्स बनने हैं इसके। 8 to 9 पार्ट्स बनने हैं इसके अंदर और पूरा चैप्टर मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखाऊंगा। जैसे लाइन में मैंने किसी की वेक्टर फॉर्म सिखाई है, किसी की कार्टेशियन फॉर्म सिखाई है, लेकिन प्लेन के अंदर मैं सारा का सारा टॉपिक आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखाऊंगा कि आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। उसके बाद ये 10 टॉपिक्स है इसके अंदर। मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ये 4th, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4th टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7th टॉपिक, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये जो प्लेन है इसके अंदर ये जो पार्ट्स है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। और 10th टॉपिक तो श्योर ही है। आपको मैं याद दिलाता हूं, आपने लाइन में वेक्टर और कार्टेशियन की है, अब प्लेन के अंदर वेक्टर और कार्टेशियन आएगी। आपने लाइन के अंदर एंगल की है, आपको प्लेन के अंदर एंगल आ गया। आपको लाइन के अंदर इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर की है, डिस्टेंस की है, अब वही चीज प्लेन के अंदर आ गई। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये लाइन का अगला पार्ट है प्लेन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो नाम वही है, कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे, पर इसमें सबसे जरूरी काम क्या करने वाला है, जैसे मैंने आपको उसके अंदर वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर चेंज करना सिखाया था, इसके अंदर भी इजीली आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपने आप समझोगे। वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर, इसके अंदर आपको अपने आप ही चेंज करना आ जाएगा। दूसरी चीज का के अब जैसे मैंने उसके अंदर आर्टिकल करवाए थे, आपने आर्टिकल नहीं करने थे, वैसे ही मैं इसके अंदर भी आर्टिकल करवाऊंगा प्लेन के, आपने नहीं करना और ना करना। तो काइंडली राइट डाउन, फिर आप शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन एंड वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट दे रखा है ए वेक्टर और नॉर्मल टू द वेक्टर एन वेक्टर। नॉर्मल बोलना नॉर्मल बोल दो, परपेंडिकुलर बोलना परपेंडिकुलर बोल दो, और लाइन के अंदर डायरेक्शन रेशियो का क्या नाम था, पैरेलल वेक्टर, या +1 में की है स्लोप। प्लेन के अंदर डायरेक्शन रेशियो का मतलब है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो नॉर्मल है टू दी वेक्टर एन वेक्टर। अब जब भी मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूंगा तो मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन रेशियो। मैंने एक प्लेन लिया, अब वेक्टर इक्वेशन कौन सी है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आपको याद होनी चाहिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। मैंने एक प्लेन लिया, सरफेस लिया मैंने एक। आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, ये आप 10th 11th में करके आए हो, ये सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करता है हमेशा। तो सरफेस प्लेन, जब आप एरोप्लेन मान लो, आप कोई बात नहीं,
वो प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करता है, और सरफेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए। ये नहीं है कि उस पर लैंडिंग ही ना होए, आप समझ ही गए। तो मैंने एक सिंपल सरफेस लिया, इसके ऊपर प्लेन लैंडिंग करवानी है। प्लेन लैंडिंग करवाने के लिए उसी से ये फार्मूला ड्राइव होएगा। जब भी मैं वेक्टर इक्वेशन की बात करूंगा तो उससे फार्मूला ड्राइव होएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब अगर किसी बच्चे ने ये आर्टिकल नहीं करना, ना करो, स्किप करके लास्ट में देख लो फार्मूला कहाँ से आया। लेकिन अगर आप देख लोगे तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया। अब प्लेन है, बेसिकली प्लेन क्या होता है, थ्री डिमेंशनल होता है। तो कहीं भी कोई पॉइंट ले लो थ्री डिमेंशनल के लिए। मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, ये R वेक्टर है। कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया P, ये ओरिजिन है। अब ये ना देखना कि मैंने इसके बिल्कुल बॉटम से लिया है, ये ओरिजिन लिया और कहीं भी कोई पॉइंट मान लिया मैंने, फिक्स R पॉइंट है। अब कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, जो एक फिक्स पॉइंट एक ए दे रखा है A, कहीं भी कोई पॉइंट होएगा फिक्स पॉइंट। मैंने कोई A पॉइंट यहां मान लिया, ये फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है A वेक्टर। इस पॉइंट को P से मिला दिया। P से मिलाने का मतलब है, R वेक्टर का मतलब होता है xi प्लस yj प्लस z के, थ्री डिमेंशनल है। मैंने इसको A को P से मिला दिया। अब वो ध्यान से देखना, ये कोई सरफेस था, मैंने कोई पॉइंट ले लिया इसके ऊपर। एक R पॉइंट तो होएगा ही होएगा थ्री डिमेंशन के लिए, मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अब इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर दे रखा है n वेक्टर। अब परपेंडिकुलर कैसे होएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे होएगा। कहीं भी ले लो, आप जब दूर से देखोगे आपको लगेगा लाइन के साथ ही परपेंडिकुलर है। ये लाइन है, कोई भी लाइन है, मैं चाहे यहाँ ले लूँ चाहे यहाँ ले लूँ, दूर से देखने से लगेगा लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो मैंने कहीं भी कोई एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये क्या है, एन वेक्टर। ये अब ये ना कहना कि सर ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, मैं बता चुका हूँ ये लाइन है, मैंने इतनी दूर लिया। लेकिन जब दूर से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा लाइन के साथ ही परपेंडिकुलर है। तो आप वेक्टर इक्वेशन में करके आए हो, अगर ये दोनों आपस में, ये तो परपेंडिकुलर क्या ही रखा है, ये लाइन के परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के तो बिल्कुल सीधा है। अगर परपेंडिकुलर शो होएगा तो लाइन के ही शो होएगा ना परपेंडिकुलर। वो लाइन किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, गिवन है स्टेटमेंट में AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज मैंने आपको क्या कहा है, AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो एक वेक्टर चैप्टर के अंदर आपने किया है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 के इक्वल होगी। आपने उसके अंदर किया हुआ है, A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0। सारी की सारी लाइन पैरेलल के ऊपर चली थी और ये सारी की सारा प्लेन परपेंडिकुलर के ऊपर चलेगा। तो अब बहुत ध्यान से देखो, AP वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A डॉट n वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, R वेक्टर, ये क्या दे रखा है, A वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। डॉट खोल लो, R वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। तो R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट n वेक्टर। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन प्लेन है जिसके अंदर वेयर A वेक्टर इज फिक्स पॉइंट एंड n वेक्टर इज नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। तो बहुत सिंपल है, जब भी एक फिक्स पॉइंट दे रखा हो, एक परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट n वेक्टर। इस पूरे आर्टिकल के अंदर सिर्फ आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखना, A क्या है, एक फिक्स पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी है,
एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, स्केलर हमेशा। आप कोई भी देख लो, मैं आपको बताता हूं कैसे बता रहा हूं मैं आपको। आप देख सकते हो, जैसे मैंने ए को मान लिया 2i प्लस, फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लो इस चीज को, 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैंने n को मान लिया 2i माइनस 3j प्लस 7k। तो अगर मैं a वेक्टर डॉट n वेक्टर करूंगा, आप करके आए हो वेक्टर चैप्टर के अंदर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके आए हो, तो डॉट प्रोडक्ट किया 4 माइनस 9 प्लस 28, 32 माइनस 9 23। तो ये क्या आया, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से हमारे पास क्या आया, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब दो वेक्टर की डॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो बार बार ए डॉट एन लिखने की बजाय मैथमेटिशियन ने आपकी बुक के अंदर क्या किया हुआ है, इसका एक रिमार्क लिख लो आप। इसका एक रिमार्क लिखो आप, टेक ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। कुछ भी मानना था नाम, मैथमेटिशियन ने इसका नाम डी मान लिया। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, where d is a scalar quantity, where d is a scalar quantity। तो इसके अंदर क्या किया हुआ है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बोलने की बजाय हम बार बार आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी बोल दे रहे हैं। चाहे ये बोलना ये बोल दो वेक्टर इक्वेशन, चाहे ये बोलिए ये बोल दो। तो राइट डाउन प्लीज। तो जी स्टूडेंट्स, आपने वेक्टर फॉर्म लिख ली होगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, या आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे चेंज करना है, या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन क्या होती है, तो वो देखना प्लीज। वी नो डैट, मैंने आपको लाइन भी ऐसी ही करवाई है, लाइन के अंदर भी मैंने आपको सबसे पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन करवाई, फिर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन करवाई। वो कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर से ही ड्राइव की थी, आप वीडियो 1 लाइन की मेरी देख सकते हो। तो वी नो डैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वी नो डैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, या आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म सिखा रहा हूँ आपकी। ये अभी तक मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, ये सब डेफिनेशन चल रही है आपकी इंडेक्स का। तो नाउ आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एन वेक्टर को मान लो, कुछ भी मान सकते हैं एन को। मैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मानता हूं, क्योंकि अगर मैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मान लेता हूं, कैपिटल ए बी सी भी मान सकता हूं, पर मैं वेक्टर इक्वेशन सोल्व करने के लिए ना ये फॉर्मेट यूज करूंगा। मैं इसके अंदर पुटिंग करूंगा सारी के सारी ये पॉइंट्स, इसके अंदर नहीं कर रहा, क्योंकि ए डॉट एन करने पे भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो मैंने डी मान लिया, उसको पहले से ही मैंने डी मान लिया। तो नाउ देयरफॉर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी होता है। आर वेक्टर क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मैंने एज्यूम किया। अगर आपको प्रॉब्लम है कि नहीं सर हमने इसी इक्वेशन में पुट करना, तो उसमें कर लो, कोई बात नहीं, इसको कैपिटल ए बी सी मान लो। फिर ए को भी सपोज करना पड़ेगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, इसलिए मैंने इसको डी सपोज किया था। एन वेक्टर क्या दे रखा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू डी। डॉट करो, आई को आई से किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब वो ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड
Cartesian equation of plane. This is called Cartesian equation of plane where A B C, ये क्या हुए? A B C किसको माना है? n वेक्टर। n वेक्टर क्या था? परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल। तो A B C क्या है? where A B C are perpendiculars, where A B C are called perpendiculars, and D क्या है? D is scalar quantity, D is scalar quantity, पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है, ये हमें क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप सोच रहे हो कि सर आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की क्या जरूरत है, जब हमने लिख ही दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनती। मैथमेटिशियन ने इसको क्या किया हुआ है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन, स्टैंडर्ड मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस, स्टैंडर्ड कार्टेशियन बोल दो या कार्टेशियन बोल दो, एक ही बात है। द स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मीन्स जब भी मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा तो मैं ये यूज करूंगा, ना कि ये यूज करूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। तो मैथमेटिशियन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, डी को भी एक ही साइड पे लिख लिया, कांस्टेंट क्वांटिटी को ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन where A, B, C are called perpendiculars and D is any scalar quantity according to question positive or negative। हमें नहीं पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, पर मैथमेटिशियन ने ले लिया। पर कई बार ना वो ऐसे भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है, अंडरस्टूड है जब हमने D को साइड पे लिख दिया कि D में बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब भी अब मैं कभी भी बात करूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो आप कहोगे सर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, या आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। और जब मैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की बात करूंगा तो आपने हमेशा बोलना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर कॉल्ड परपेंडिकुलर्स। अब आपको वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करना भी आ गया, कुछ नहीं है, आर भी लिखा होएगा, एन भी दे रखा होएगा, डी भी दे रखा होएगा, कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि मैंने ये सारा चैप्टर आपको कार्टेशियन फॉर्म में सिखाना है, तो वेक्टर से कार्टेशियन चेंज करना आपको आ गया, इजीली आ गया। तो राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट का पहला टॉपिक इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। कोई पॉइंट की बात कर रखा है, यहां क्वेश्चन में x1 y1 z1 दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालनी है। मैंने एक प्लेन ले लिया ax प्लस बी वाई, थोड़ा सा सही बना लेना, अपने आप थोड़ा सही बना लेना, प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मैंने कोई प्लेन ले लिया, ये मैं कार्टेशियन फॉर्म में ले रहा हूं क्योंकि सारा चैप्टर कार्टेशियन में करना है, तो मैंने कार्टेशियन फॉर्म का प्लेन ले लिया। इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, कहीं भी कोई पॉइंट दे रखा होएगा, इस प्लेन के ऊपर प्लेन है तो इसका एक नॉर्मल भी होएगा ही होएगा, जिसको अपन एन वेक्टर मानते हैं, या ए एक्स ए बी सी मान लो, एन मान लो, एन लिखो ही ना, चलो ए बी सी परपेंडिकुलर्स हो गए, इसकी डायरेक्शन रेशो, परपेंडिकुलर मतलब डायरेक्शन रेशो बार बार, इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट है। अब देखो ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है कहीं भी, तो पॉइंट होएगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, पर दूर से देखने में लगेगा कि वो परपेंडिकुलर के साथ दे रखे हैं। तो पॉइंट हमारे पास कहीं भी दे रखा होता है, तो कंफ्यूज ना होना कि मैंने ये पॉइंट लिया है तो जो मर्जी ले लो, x1 y1 z1, मैंने कोई पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया इसके अंदर। तो बहुत ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो इसको। तो सिंस Cartesian equation of a plane, या स्टैंडर्ड Cartesian equation of a plane, both are same thing। प्लेन B क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मैंने एक प्लेन की इक्वेशन ली, एंड पॉइंट
सिंस पॉइंट, जो पॉइंट कौन सा है, P है, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है या किसी प्लेन पे लाई करता है, अगर वो प्लेन पे लाई करता है इसका मतलब इस प्लेन के ऊपर है, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, therefore it satisfies the equation of plane, therefore it satisfies the equation of plane। तो ये पॉइंट है, सेटिस्फाई का मतलब है 1 में पुटिंग कर दो, x की जगह क्या आ गया x1, y की जगह क्या आ गया y1, z की जगह क्या आ गया z1। अगर ये प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन में जस्ट हमने इसको पुटिंग कर दिया, बस खत्म हो गया। सब्ट्रैक्ट 1 and 2, इन दोनों को माइनस कर दो, ax माइनस ax1, a कॉमन x माइनस x1, b वाला भी b कॉमन y माइनस y1, c कॉमन z माइनस z1, d से d कट गया, क्या बच गया 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ये फार्मूला है ए एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैं किसी क्वेश्चन में यूज नहीं करूंगा, ये मैंने सिर्फ आर्टिकल इसलिए करवाया है ताकि जब मैं एक और आर्टिकल करवाऊंगा तो उसके अंदर यूज होएगा, सिर्फ मैंने इसलिए करवाया है। नहीं तो ये चीज आपको नहीं याद करनी, ना करो, सिर्फ पता होनी चाहिए कहाँ से आई। सो मैं अभी तक 3 आर्टिकल करवा चुका हूँ। पहला, तीनों आर्टिकल आपने नहीं करने, वेक्टर इक्वेशन कोई पूछ ले r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, कार्टेशियन पूछ ले ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए 1 पॉइंट पूछ ले। एक पॉइंट है, आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 1 पॉइंट, तो आपने बोलनी है सर a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट का अगला टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा का पूरा प्लेन की कहानी इसके ऊपर घूमेगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया, इसका मतलब आपको काफी कुछ समझ आ चुका है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये नाम से क्लियर है, बहुत ध्यान से देखो। एक प्लेन बनाया, अब मैं बीच में लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा, ये प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इस प्लेन पे कोई परपेंडिकुलर भी होएगा तभी प्लेन बनेगा, यहाँ पे बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, परपेंडिकुलर सिंपल। इस प्लेन की इक्वेशन में कितने पॉइंट होने चाहिए, 3, कहीं भी ले लो, a b c, कहीं भी 3 पॉइंट ले लो, जहां मर्जी ले लो, हमें नहीं पता। मैंने एक प्लेन लिया, ये इसके परपेंडिकुलर है, 1 2 3, कहीं भी 3 पॉइंट ले लो प्लेन के ऊपर। दूर से देखने में लगेगा ये इस परपेंडिकुलर के नीचे लिए रखे हैं, पर एक ही बात है। तो मैंने कहीं भी कोई 3 पॉइंट लिए, तो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को लेट करना पड़ेगा। मैं इस कॉन्सेप्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के 2 मेथड्स कराऊंगा, 2 मेथड्स करवाऊंगा। आपकी मर्जी है, चाहे मेथड 1 करो चाहे मेथड 2 करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जो आपको पसंद हो वो मेथड कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। पहले आर्टिकल समझ लो, ये आर्टिकल समझने के बाद क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाएगा। उसने 3 पॉइंट्स की बात की है, लेट, मेथड, ऐसे करो। अभी मेथड 1 नहीं, अभी तो मैं जर्नल लिख रहा हूं, जब मेथड शुरू होएगा तब बताऊंगा। अभी तो जर्नल है, ऐसे करो, जर्नल है। अभी तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। लेट 3 पॉइंट्स बी, 3 पॉइंट्स क्या है, a x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2, तीसरा x3 y3 z3। मैंने कोई भी 3 पॉइंट लिए, वी नो दैट, हमें पता है
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, मैंने अभी करवाई है। पासिंग थ्रू मैंने कहा था, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि अगले आर्टिकल में यूज होएगी, तो मैंने पिछला इसलिए करवाया कि इसमें यूज है, उसका इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है उसका। वी नो डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट बी कौन सा होता है, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये मैंने अभी आपको सोल्व करवाई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब बहुत ध्यान से देखो, एक पॉइंट तो पास करवा दी, पर ये बाकी दोनों पॉइंट भी तो प्लेन के ऊपर है, तो ये क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंस पॉइंट बी एंड सी लाइज ऑन प्लेन, therefore it also satisfies the equation of plane. Therefore it also satisfies the equation of प्लेन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, एक बारी बी पॉइंट इसमें पुट कर दो एक्स वाई जेड की जगह, तो क्या आ गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब ये ना कहना कि सर ये दोनों पॉइंट भी इसी प्लेन में इक्वेशन में लाई करने हैं। अगर कराओगे फिर बारी बारी पहले इन दोनों को माइनस करोगे, फिर दूसरे तीसरे को माइनस करोगे, फिर पहले तीसरे को माइनस करोगे, तो इसमें एक पॉइंट को फिक्स करके बाकी दोनों पॉइंट उस इक्वेशन के ऊपर लाई करवा सकते हैं। इससे ईजी हो जाता है सोचना क्वेश्चन। तो सी Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 0, Z2 कहाँ से हाँ यस। सिमिलरली अगर मैं तीसरा पॉइंट इसके अंदर लाई करवाऊं, क्योंकि इससे समझना इजी हो जाएगा, x3 माइनस x1 b, y3 माइनस y1 c, Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0, नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 3 इक्वेशन। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 2 मेथड्स में डिवाइड हो गया। मैं ऐसे करता हूं, ये ही रब कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। चलो जी, इसके बाद ये क्वेश्चन 2 मेथड्स में डिवाइड हो गया। मेथड 1, मेथड आपकी मर्जी है, आपने जो मेथड करना है आप उसी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड्स करवा रहा हूं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम है ABC की वैल्यू निकालना। ABC की वैल्यू, सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कैसे सोल्व करोगे, यहां लिख लो, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब 2 3 1 2 मेथड। इस मेथड का दूसरा नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने 10th क्लास में किया हुआ है। कैसे करोगे, A बाय पता नहीं क्या आएगा, B बाय 2312 लगाओगे, C बाय समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि हमने बेसिकली ABC की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में, तो इसको K के इक्वल मान। हमें ये क्वेश्चन अभी तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एक क्वेश्चन दोनों तरीकों से करवा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ए की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगी, बी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगी, सी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हमने बेसिकली ए बी सी को रिमूव करना था, तो ए बी सी की वैल्यू आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर देना, और वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो ये डरना ना कि सर x1 y1 z1, जब इक्वेशन क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कुछ दे रखा होगा तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाएगा आपसे। तो इसको देख के डरना ना आपकी ये कैसे करना है।
तो एक तो मेथड ये है, कुछ भी नहीं है, वो तीनों पॉइंट पुट किए, इसमें 2312 मेथड लगा लो, 2312 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ आ जाएगा, इस मेथड से भी करवाऊंगा, इस मेथड से करवाऊंगा। दूसरा मेथड, क्योंकि हमने तो बेसिकली काम क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरा मेथड क्या है इसके अंदर, दूसरा मेथड है, सिंस ये एक आर्टिकल के रूप में मैंने करवाया है, एक्चुअली में वर्किंग रूल है, चाहे आप इसको आर्टिकल बोलना है आर्टिकल बोल दो, वर्किंग रूल बोलना है वर्किंग रूल बोल दो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम दे दो। अभी मैं ये क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सिंस पॉइंट ए बी एंड सी लाइज ऑन प्लेन, अगर ये तीनों पॉइंट प्लेन के ऊपर है, सिंस पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन प्लेन मतलब नहीं, सेम प्लेन लिखो, सेम प्लेन के ऊपर है, ये एक ही प्लेन के ऊपर है ना तीनों पॉइंट, अगर ये एक ही प्लेन के ऊपर है, दे मस्ट बी कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो वो कोप्लेनर पॉइंट्स होते हैं, तो ये कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज, हम क्या करते हैं, जो अननोन है, अननोन क्या है, ए बी सी, इनको छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी सी के साथ क्या लगा हुआ है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरा क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरा क्या है, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। मैं ए बी सी को छोड़ के इसको डायरेक्ट, अगर ये कोप्लेनर पॉइंट है तो मैं इसको इस फॉर्मेट में डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x माइनस x1, y माइनस y1, ए बी सी के साथ जितने भी अननोन्स हैं, जितने भी एक्स वाई जेड में है या अननोन्स है, वो सारे के सारे साथ लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं इनका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लूं, डिटर्मिनेंट सोल्व करके जो आंसर आएगा, चाहे आप इस मेथड से करोगे जो आंसर आएगा बोथ सेम आएगा। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना, आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर में किया हुआ है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में किया हुआ है, आप इसका डिटर्मिनेंट इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। इस चीज को एक तरीका हो रहा है लिखने का, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अब इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं ये रब कर रहा हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से सिखाने थे, ये दूसरा मेथड करवा रहा हूं। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये तो चेंज हो नहीं सकता। ये देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये दो पॉइंट को माइनस नहीं किया हुआ। अगर आप इसको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, जब दो पॉइंट को माइनस करते हैं तो वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो। यहाँ डायरेक्शन रेशो का नाम क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को किससे लिखते हैं, ABC से लिखा था, पर ABC तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 B1 C1, तो मैं लिख लेता हूँ A1 B1 C1, और ये भी दो पॉइंट को माइनस किया हुआ है, दो पॉइंट को माइनस करके वो क्या बनते हैं, डायरेक्शन रेशो बनते हैं। तो डायरेक्शन रेशो का यहाँ नाम क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ A2 B2 C2, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने लिख लिया। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आपने कहना कि सर इसको लिखने की जरूरत क्या है, तो मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया कि ये डायरेक्शन रेशो शो कर रहा है, डायरेक्शन रेशो मतलब परपेंडिकुलर शो कर रहा है। तो मैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 इक्वल टू 0, एक पॉइंट को मैं नहीं लिखता, एक पॉइंट को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, एक पॉइंट की मैं डायरेक्शन रेशियो लिख लेता हूँ A1 B1 C1, या अब ये ना कहना कि सर या A2 B2 C2 लिखा है या A1 B1 C1 लिखा है, ये नई इक्वेशन है, ये भी नई इक्वेशन है, ये भी नई इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक ही है, तो A1 B1 C1 लिख दिया। इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 3 मान लो। इन तीन इक्वेशनों से हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। वो कौन कौन से निकलते हैं, तो राइट डाउन प्लीज।
ये तीनों इक्वेशन लिख लो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा रिजल्ट कौन कौन से निकलते हैं। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट ये ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन तो दोनों मेथड से करवाऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैं मेथड 2 से करवाऊंगा। मैं मेथड 2 यूज करूंगा हमेशा क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। तो इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं? यूजिंग इक्वेशन 1, आप जो मर्जी कर सकते हो। यूजिंग इक्वेशन 1, अगर पहली इक्वेशन यूज करोगे, वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। जब भी 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे तो ये इक्वेशन यूज करनी है। स्टेप 2, सेकंड, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कहाँ यूज होएगी? जब भी एक पॉइंट होएगा, 2 डायरेक्शन रेशियो होएगी। यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप देख लो मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखे हैं, वो क्या है? 2 पॉइंट्स को माइनस करके आए हैं, डायरेक्शन रेशियो आए हैं, मतलब परपेंडिकुलर्स आए हैं। वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं डायरेक्शन रेशियो को यहां नाम दे रखा है परपेंडिकुलर्स। वी नो दैट वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड 2 डायरेक्शन रेशियो। 1 पॉइंट एंड 2 डायरेक्शन रेशियो। अब तीसरी इक्वेशन कहां यूज होएगी? जहां 2 पॉइंट होएंगे, 1 डायरेक्शन रेशियो होएगी। तो मैंने, अगर आपने इंडेक्स को ध्यान से देखा है, मैंने इंडेक्स में लिखवाया हुआ है 3 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, 2 पॉइंट्स 1 परपेंडिकुलर, 1 पॉइंट 2 परपेंडिकुलर्स और 4 पॉइंट्स मैंने ये लिखवाया हुआ है सर, आप देखो ध्यान से। तीसरी 2 परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशियो बोल दो या परपेंडिकुलर्स बोल दो, एक ही बात है। यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कब यूज करनी है? वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये कहाँ यूज होएगी? जब ये पास होएगी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड 1 डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक परपेंडिकुलर दे रखा है। आप जब क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आ जाएगा। एक फोर्थ, मैंने 4 पॉइंट्स कोप्लेनर भी करवाया था, 4 कोप्लेनर, ये भी लिख लो कोप्लेनर, मतलब 4 पॉइंट्स। पता कैसे लगेगा कि ये कोप्लेनर है, इक्वेशन नहीं है? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेना, ये भी यूज करके इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से निकल जाएगी। 3 पॉइंट से निकालने के बाद किन्हीं भी 3 पॉइंट से, 4 में से कोई भी 3 पॉइंट यूज कर लेना प्लेन, एंड पुटिंग द 4th पॉइंट, 4th पॉइंट उसके अंदर पुट कर देना। पुटिंग द 4th पॉइंट, इफ सेटिस्फाइज, अगर वो सेटिस्फाइज हो जाए, सेटिस्फाइड पॉइंट्स आर कोप्लेनर अदरवाइज नोट, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, अदरवाइज नोट। तो इस सारी कहानी के अंदर इक्वेशन 1 वहाँ, अब कहना कि सर मेथड 1 तो बड़ा सिंपल सा ABC करके करवा दिया, वो बड़ा ओखा लेंथी मेथड है, जब मैं करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सेकंड मेथड में क्या है? इक्वेशन 1 वहाँ यूज़ करनी है जहाँ 3 पॉइंट्स हो, इक्वेशन 2 वहाँ यूज़ करनी है या 1 पॉइंट 2 डायरेक्शन रेशो, इक्वेशन 3 वहाँ यूज़ करनी है जहाँ 2 पॉइंट 1 डायरेक्शन रेशो, और कोप्लेनर मतलब 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, किन्हीं भी 3 पॉइंट से इक्वेशन निकाल लो, 4th पॉइंट पुट कर दो। अगर 0 = 0 सेटिस्फाई हो जाए तो वो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज वो नहीं है। तो आज मैंने बहुत सारा काम करवा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ इतना सफिशेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। और कल मैं आपको जो अगली वीडियो है कि पार्ट 2 में से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और थोड़ी सी नई चीज़ कराऊंगा। थैंक यू।